हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आप लोग देखिएगा कि सुपर टेट 2026 से रिलेटिव आज की वीडियो होगी। और आज की वीडियो विज्ञान पोर्शन पे होगी। और विज्ञान का जो सेकंड टॉपिक है दोस्तों, जिसको हम लोग मोशन बोलते हैं, गति बोलते हैं, इसको आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। साथ में आज की वीडियो में पूरे गति से 50 एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। और इसके साथ साथ इसके जितने भी पॉइंट हैं, चाहे आपका त्वरण हो जाए, चाहे आपका गति हो जाए, चाल हो जाए, वेग हो जाए, विस्थापन हो जाए, सबको आसान तरीका से कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखिएगा। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे यहाँ पे गति होती क्या है, गति किसको बोलते हैं। तो याद रखेंगे, जब कोई भी वस्तु, याद रखेंगे जितने भी ब्रह्मांड में आप वस्तु देख रहे हैं ना, समय के अनुसार जब वह अपनी स्थिति में परिवर्तन ला देती है तो उसको हम लोग गति कहते हैं। सबसे आसान परिभाषा के साथ हम समझेंगे। देखिएगा कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, मतलब कि वह विराम अवस्था से गति अवस्था में हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। आपको दो चीज मैं बता रहा हूं कि जो वस्तुएं होती है उनकी अवस्थाएं दो प्रकार निरूपित की जाती है विज्ञान के गति वाले भाग में। एक होता है विरामावस्था और एक होता है गति अवस्था। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो उसको, मतलब ठहरी हुई अवस्था में हो, तो उसको हम विराम अवस्था बोलेंगे। और जब कोई वस्तु चल रही हो, मतलब उसका वेग बदल रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गति अवस्था बोलेंगे। देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है कि विराम, जब वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तो उसको हम लोग विराम अवस्था बोलते हैं। ये बात को याद रखेंगे। मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो विराम अवस्था होता है वो क्या होता है, जो गति अवस्था होता है वो क्या होता है। आप लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिएगा, एक होता है यू और एक होता है आपका भी। याद रखेंगे, यू जो होता है ना, याद रखेंगे, यह प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू को क्या बोलते हैं, तो यू को आप लोग बोलिएगा प्रारंभिक वेग। और याद रखेंगे भी को क्या बोलिएगा, भी को आप लोग बोलिएगा दोस्तों अंतिम वेग। अभी आपको बता दे रहे, इसमें आपको कंफ्यूजन होती है कि आप लोग कैसे इस चीज को याद रखेंगे। जब अल्फाबेट आप लोग पढ़ते हैं, ABCD आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें यू पहले आता है। तो यू पहले आता है तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, प्रारंभ से बोलेंगे, मतलब इसको प्रारंभिक वेग बोलिएगा। और भी यू के बाद आता है तो इसको क्या बोलिएगा, इसको आप लोग अंतिम वेग बोलिएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे आशा करते हैं कि गति आप लोग जान गए होंगे कि समय के साथ कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन लाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यह गति कर रही है। ठीक है, अगर ठहरी हुई अवस्था में है तो उसको आप लोग बोलिएगा विराम अवस्था में है। अगर वह गति कर रही है तो उसको बोलिएगा कि यह गतिमान अवस्था में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ के यहाँ पे देखेंगे दूरी और विस्थापन। क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दूरी व विस्थापन, ये क्या होता है आपको यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, यहाँ पे सर्वप्रथम हम दूरी की बात करेंगे। और दूरी क्या होता है, कोई लंबाई होती है ना, कोई वस्तु होती है ना, कोई लंबाई तय कर लेती है ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये दूरी तय कर ली है। ठीक है, देखिएगा वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ये बात को याद रखेंगे। कोई भी वस्तु है और कोई भी पथ, पथ का मतलब रास्ता होता है, रास्ता का मतलब उसकी कुछ लंबाई होगी। अगर इस लंबाई को कोई वस्तु तय कर ली तो हम बोलेंगे कि वह किसी दूरी को तय कर लिया। यही बात को याद रखेंगे। यह आपका स्केलर राशि है, इस भी बातों को ध्यान रखते चलेंगे आप लोग। देखिएगा दूरी क्या होती है, तो वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी बोलते हैं। या बात याद रखेंगे, एक सूत्र होता है चाल बराबर, याद रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा के समय। ये बात को याद रखिएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहीं से आपका सूत्र निकल कर आता है कि दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुणा के समय होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये आपको मैं एमसीक्यू, आपको 50 एमसीक्यू कवर कराऊंगा। और 50 एमसीक्यू में पूरे सवाल के साथ साथ पूरे डेफिनेशन को भी मैंने समायोजन किया है। तो इसलिए आप पूरी वीडियो को लास्ट तक कवर करिएगा। ठीक है, जो स्केलर और आपका वेक्टर क्वांटिटीज या राशियां क्या होती है, अगर इसकी बात करें तो आप लोगों को बताना होगा दोस्तों। एक होता है सदिश राशि और एक होता है आपका अदिश राशि। सदिश राशि में दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों होता है और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इस तरह इसकी हम लोग पहचान करते हैं। अब देखिएगा विस्थापन क्या होता है।
विस्थापन की बात अगर हम कर रहे हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे दूरी को आपने देखा कि पूरी लंबाई को आप लोग दूरी बोलते थे। जो पथ की लंबाई थी, यहां से कोई वस्तु ए से अगर बी चली जाती थी तो आप कहते थे कि इन्होंने, अगर ये 4 किलोमीटर की दूरी है तो आप लोग बोलते थे कि 4 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय कर लिया। मतलब कोई वस्तु यहाँ पे आए और यहाँ से अगर वह यहाँ पे आ गई तो आप लोग बोलते थे कि 4 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय कर लिया। लेकिन विस्थापन क्या होता है? विस्थापन को देखिएगा, प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन आपकी सदिश राशि है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज यही से बनता है। विस्थापन क्या है? तो विस्थापन आपकी सदिश है और दूरी क्या है? आपकी अदिश राशि है। एक बात याद रखिएगा, मैं यहीं पे आपको बता रहा हूं, कोई वस्तु यहाँ पे ए है और यहां से वस्तु ऐसे 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 घूमते 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 यहाँ पे बी आ गई। ये बात को याद रखेंगे। जब वस्तु यहां से चली है और यहां बी तक, अगर मान लीजिए पूरा दूरी 15 किलोमीटर है, याद रखेंगे 15 किलोमीटर है अगर ए से बी की दूरी, तो अगर पूछेगा कि जो वस्तु है, वस्तु का नाम या व्यक्ति को ही ले लें, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम राम है, अगर वह राम अपने यहाँ पे उसका स्कूल है, उसका विद्यालय है और यहाँ पे उसका होम है, मतलब घर है, अगर राम अपने विद्यालय से घर जाता है तो कितनी दूरी तय किया है? तो आप पूरे बोलेंगे 15 किलोमीटर तय किया है। लेकिन विस्थापन 15 किलोमीटर नहीं होगा। विस्थापन का परिभाषा देखिएगा कि प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को, मतलब ये प्रारंभिक ए हो गया दोस्तों और अंतिम ए हो गया, और इसके बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब कि यहाँ से डॉट डॉट रेखाओं से आपको दर्शा रहे हैं कि ये जो दूरी होगी ना, इसी को विस्थापन बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो आपको एक पॉइंट यहाँ परीक्षा में बन जाता है कि विस्थापन व दूरी में क्या संबंध होता है। आपको बता दें, कभी भी जो विस्थापन होता है वह दूरी से बड़ा नहीं होता है, ये बात याद रखेंगे। कभी रियर केस ऐसी भी आती है, आपसे कह देगा कि दूरी बड़ी हो सकती है, विस्थापन कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूरी कभी भी धनात्मक होगी, विस्थापन कभी धनात्मक, कभी शून्य, कभी ऋणात्मक भी हो सकता है। ये बात याद रखेंगे। यहां से यही प्रश्न आपके बनते हैं, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नोट में पॉइंट रखा है दोस्तों कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, विस्थापन आपका ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। बात को याद रखेंगे, बात को ध्यान रखेंगे। और चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे चाल और वेग के बारे में। चाल और वेग क्या होता है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चाल क्या होता है? चाल की परिभाषा बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे, जो चाल होता है एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? चाल बोलते हैं। और चाल का सूत्र होता है, चाल का अगर प्रश्न पूछे तो इसको निकालने के लिए चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है, ऐसे इसकी हम लोग पहचान करते हैं। अगर देखिएगा बहुत ज्यादा यहाँ से मात्रक पूछता है, अगर मात्रक निकालने का अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप लोग मात्रक कैसे निकालेंगे? सर्वप्रथम यहाँ पे देखिएगा, चाल बराबर मैंने लिख दिया कि चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। क्या होता है प्यारे? दूरी बटा के समय होता है। और आप लोग जानते हैं दूरी का मतलब किससे है दोस्तों? तो लंबाई से है। लंबाई को नापने का जो ईसाई मात्रक आप लोगों को बताया गया था दोस्तों, वह मीटर होता है, याद रखेंगे। तो इसका मात्रक निकालने के लिए कैसे मात्रक निकालेंगे? चाल बराबर दूरी बटा के समय। तो दूरी का मात्रक क्या होगा? तो दूरी का मात्रक आपका मीटर होगा, और बटा है तो बटा लिख दिए। समय का मात्रक क्या होता है? तो ईसाई पद्धति में समय का मात्रक आपका सेकंड होता है। तो इस प्रकार मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होगा? मात्रक होगा। अगर इसको संक्षिप्त रूप में लिखेगा तो मीटर को यम से दर्शाते हैं, सेकंड को यस इसी से या यस से दर्शाते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट में आप लोग देख भी लेंगे कि मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है। तो एकांक समय में, जो एकांक समय में तय की गई दूरी होती है उसी को हम लोग चाल बोलते हैं। चलिए वेग क्या होता है? एकांक समय में जो विस्थापन किया जाता है ना, उसी को हम लोग वेग बोलते हैं। एकांक समय का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 सेकंड की बात कही जाती है, ठीक है। तो एकांक समय में विस्थापन को हम लोग वेग बोलते हैं, और वेग बराबर विस्थापन बटा के समय होता है। और विस्थापन का भी अगर मात्रक पूछे तो आप लोगों को पता है कि इसका भी मात्रक में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मीटर ही आएगा। कोई लंबाई ही होती है, जब कोई वस्तु यहाँ से यहाँ विस्थापित हो जाती है तो इसकी कोई लंबाई ही होती है, कोई लेंथ ही होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसको भी हम लोग मीटर में मापते हैं और समय को भी सेकंड में मापते हैं। तो मीटर पर सेकंड इसकी क्या भी मात्रक होता है। और याद रखेंगे जो वेग होता है ना, वह वेक्टर राशि होती है। इसको भी आप लोग साथ साथ में ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। तो वहां भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे
वेग हो गया और वहां पे विस्थापन हो गया, दोनों आपकी सदिश राशि होती है। इस तरह आप सदिश और अदिश दोनों की पहचान करते चलिएगा। अब देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे आता है कि एक समान और असमान गति याद रखेंगे। एक समान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समान चाल से चले, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल फिक्स कर दी जाए, उसके चाल में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उसको हम लोग एक समान जो गति बोलेंगे। और असमान गति क्या होती है कि अगर कोई वस्तु है और थोड़ी दूरी 2 किलोमीटर की दूरी कुछ चाल से चले, फिर आगे की दूरी कुछ और चाल से चले, फिर आगे की दूरी कुछ और चाल से चले, मतलब उसकी चाल एक समान ना हो, असमान हो, उसको हम लोग असमान गति बोलते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि एक समान चाल क्या होती है। तो समान समय में समान दूरी तय करे तो उसको हम लोग एक समान चाल बोलेंगे या एक समान गति बोलेंगे। और असमान चाल क्या होती है? समान समय में अलग अलग दूरी तय करे तो उसको आप लोग असमान चाल बोलेंगे। मतलब उसकी चाल कभी 10 है, कभी 5 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 1 है, कुछ कुछ भी हो सकती है। तो याद रखेंगे, इस तरह हम जानते हैं एक समान चाल और असमान चाल। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। औसत चाल और औसत वेग क्या होता है? ठीक ना। अब देखिएगा, इसको निकालने का इससे सवाल बहुत बनते हैं। मैंने सवाल आपके लिए भी लेकर आया हूं कि औसत चाल और औसत वेग क्या होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा के समय आप लोगों ने पढ़ा ही है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा औसत वेग निकालने के लिए औसत का मतलब होता है एवरेज वेग, वेलोसिटी निकालने के लिए कुल विस्थापन बटा के कुल समय लिखते हैं। और उसी तरह औसत चाल निकालने के चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। तो कुल दूरी और कुल समय, मतलब कि औसत चाल निकालनी है ना, मतलब उसकी जो चाल है वह एक समान तो नहीं है, एक समान होती तो हम लिख लेते, लेकिन कुल दूरी को आप मेजर करिएगा कि कुल दूरी कितनी है और उसने कुल कितना समय लिया है, तो आप लोग औसत या एवरेज स्पीड को ऐसे निकाल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, काफी चर्चाओं में रहता है त्वरण। त्वरण को हम दर्शाते हैं ए से, ये बात को याद रखेंगे, त्वरण को हम लोग ए से दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन जाता है कि त्वरण किसे कहते हैं। तो किसी भी वस्तु में याद रखेंगे, किसी भी वस्तु में एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण, वेग का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है। जो वेग है ना, याद रखेंगे, कोई वस्तु है वह चल रही है, ठीक है, अगर उसके वेग में कभी परिवर्तन हो रहा है, कभी 10 वेग हो गया, कभी 5 हो गया, कभी 4 हो गया, तो जब उसका वेग में परिवर्तन होता है तो तभी आपका उत्पन्न होता है त्वरण। इस बात को याद रखेंगे। अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण आपका उत्पन्न नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, ए से दर्शाते हैं। और याद रखिएगा, इसका जो डेफिनेशन होता है वेग परिवर्तन की दर, और आपको पता है कि v माइनस क्यू अपान के टी इसका सूत्र होता है। मतलब ए हो गया प्यारे, याद रखेंगे, ए भी का मतलब अंतिम वेग, भी का मतलब क्या है दोस्तों? भी का मतलब है आपका अंतिम वेग। अंतिम वेग, और अंतिम वेग में से घटाएंगे किसको? प्रारंभिक वेग को। किसको? प्रारंभिक वेग को। और टी का मतलब है दोस्तों समय। और इसी का जब कैलकुलेट कर देते हैं तो आपका निकल कर आ जाता है त्वरण। इस बात को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आपसे मैं एक दो पॉइंट और बता दूं। यहां से कह रहा है कि यदि वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण होगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। आपके सवाल में भी आएगा, जितना पॉइंट पढ़ा रहा हूं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एनसीईआरटी से कवर किए गए हैं। एनसीईआरटी में आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे आपका क्लास 9th हो, आप वहां पे भी क्लास 9th में भी आप लोगों को मोशन मिलेगा, और आपका क्लास 11 हो जो 11 है, इसमें भी आपको मिलेगा। दोनों चीज, जितने भी मैटर आप लोग देख रहे हैं, केवल आपके एनसीईआरटी पैटर्न से लिए गए हैं। जो आपके क्लास 9th में हो गया, चाहे आपका क्लास 11 हो गया, 11 हो गया, सब मैटर वहीं से कलेक्ट किए गए हैं। इसलिए आप इनको बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने जब सुपर टेट का सिलेबस बताया था तो वहां भी बताया था कि यहीं से पॉइंटे कवर करने वाला है। क्योंकि आयोग ने भी बताया है कि विज्ञान को 1 से लेकर 12 तक के आधार पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वहां से हम चीजों को कवर करेंगे, लेंगे। ठीक है, तो यदि वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण कैसा होगा? धनात्मक त्वरण होगा, और इसको प्लस ए से दर्शाएंगे। और याद रखेंगे, और वेग घटे तो ऋणात्मक त्वरण होगा, जिसको हम लोग मंदन बोलते हैं, इसको माइनस ए से दर्शाएंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा। और चलिए पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी।
तो चलिए आगे अब हम देखेंगे गति के समीकरण। गति के कितने समीकरण को दर्शाया गया है, तो 3 समीकरण आए हैं मुख्य रूप से, और एक समान त्वरण के लिए ये समीकरण को निर्धारित किया गया है। और इसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे कि किसके बराबर क्या होता है, तब आप चीजों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? v बराबर u प्लस के at होता है। ठीक है, इसके बाद आपका v बराबर u प्लस के at, यस बराबर ut प्लस के हाफ at का स्क्वायर होता है, और अगला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2a यस होता है। ये आपके मुख्य रूप से गति के 3 समीकरण होते हैं। किसके बराबर क्या होता है, मतलब इसमें v बराबर क्या है, u बराबर क्या है, सबको कवर करेंगे। देखिएगा u का मतलब प्रारंभिक वेग होता है, और आपका v का मतलब आपका अंतिम वेग होता है, a का मतलब आपका त्वरण होता है, t का मतलब आपका समय होता है, और s का मतलब दोस्तों आपका विस्थापन होता है। ये काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आपको याद ही रखना होगा। अगर आप गति पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये जानना होगा, चाहे आपका गति हो जाए, चाहे चाल हो जाए, चाहे वेग हो जाए, चाहे औसत वेग हो जाए, चाहे असमान गति हो, समान गति हो, सब जगह ये आपको मिलेगा। अब आपको मैंने बता दिया था कि समीकरण v बराबर u प्लस at, आपका यहाँ पे यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपका एक समान वृत्ति गति क्या होता है। एक समान वृत्ति गति मतलब कोई वस्तु है ना, वो वृत्ति गति कर रही है। वृत्ति गति क्या होता है, मतलब कि एक गोले में गति 360 अंश पे वो गति कर रही हो। ठीक है, तो एक समान वृत्ति गति मतलब वो समान चाल से चल रही हो। ठीक है, जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्ति पथ पर गति करती है तो उसको एक समान वृत्ति गति बोलते हैं। और एक समान वृत्ति गति करती हुई वस्तु का जो वेग दिशा होता है ना, वह बराबर समय में बदलता रहता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ये प्रश्न आपका बनता है। देखिएगा, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति एक समान चाल से चलती है तो उसको एक समान वृत्ति गति बोलते हैं। चाल स्थिर रहती है, मतलब एक समान चाल रहती है, लेकिन वेग की दिशा लगातार क्या होती रहती है प्यारे, बदलती रहती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसलिए इसमें त्वरण होता है, वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा, और इस त्वरण को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री त्वरण बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अभिकेंद्री त्वरण किसे बोलते हैं, तो एक समान वृत्ति पथ पे गति करती हुई वस्तु का जब वेग एक समय के साथ बदलते रहे तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको अभिकेंद्रीय त्वरण बोलेंगे। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, जो आप लोगों को रिवीजन फार्मूला सेट जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया वह इतना चाहिए पढ़ाया। आप लोग देखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। मैंने आपको बता दिया मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। आगे देखेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटा के समय होता है, मीटर प्रति सेकंड इसका भी क्या होता है दोस्तों? मात्रक होता है। त्वरण क्या होता है? त्वरण वेग परिवर्तन की दर, और एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा के समय होता है, और इसका सूत्र आप लोग जान ही रहे हैं, v माइनस क्यू अपान के टी होता है। और यहाँ पे आपको गति के तीनों समीकरण मैंने बताया, v बराबर यू प्लस एटी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। मैंने आपको सभी को बताया और सभी को आप लोगों ने ध्यान दिया। ठीक है, तो चलिए आगे आप लोग देखते हैं। यहाँ पे प्रत्येक चीजों को मैंने कवर तो कराया, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है कि आपको कहीं भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कहे तो क्या करेंगे आप लोग? 5/18 का गुणा करिएगा। ठीक है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए कहे तो 5/18 का आप लोग गुणा करिएगा। और वहीं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर तक आपको बदलने के लिए कहे तो आप लोग 18/5 का गुणा करिएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि 18/5 का कहाँ करना है और 5/18 का कहाँ करना है। तो आप लोग इसके लिए पॉइंट याद रखो। देखिएगा, ये बड़ा है और बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करना है, मतलब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा से जब छोटा में करेंगे तो छोटा का गुणा करेंगे, मतलब 5/18 का। और वही पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड यहाँ पे छोटा है, छोटा से बड़ा में जाना है, मतलब सबसे पहले अब इसमें ऊपर बड़ा वाला अंक हो जाएगा, 18/5 का गुणा करेंगे। ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, त्वरण का मात्रक क्या होता है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। क्यों होता है, कैसे इसको निकालते हैं? अगर आप निकालने का तरीका जानना चाहेंगे तो जान जाइए। यहाँ पे त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। याद रखेंगे, वेग में
वेग में परिवर्तन और बटा के समय। और आप लोगों को पता है जब इसका आप लोग मात्रक निकालेंगे तो वेग का मात्रक और बटा के समय का मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति के सेकंड होता है और समय का मात्रक आपका सेकंड होता है। ये हो जाएगा मीटर बटा के सेकंड गुणा के सेकंड। और आपको पता है कि मीटर और बटा में है तो प्रति और सेकंड गुणे सेकंड मतलब सेकंड का स्क्वायर। इस तरह हम लोग निकालते हैं एम का स्क्वायर। ये इसका मात्रक निकालने का रूप हो गया, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत जगह पे इसको ऐसे भी लिख देता है दोस्तों, यम इंटू यस इसी का इनवर्स कर देगा या यम इंटू यस का इनवर्स कर देगा। तो जैसा भी आपको जानना है आप जानते रहिए, ऐसे इसकी हम लोग पहचान करते हैं। अब यहाँ पे अब हम आएंगे प्यारे एक एक प्रश्नों की तरफ। प्रश्न आपका क्या कह रहा है सबको आसान तरीका से समझेंगे। यहाँ पे आप लोग जो न्यूटन के द्वारा नियम दिए गए हैं प्रत्येक तीनों नियमों को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ पे 50 प्रश्नों की श्रृंखला को कवर करते हैं कि 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगी। आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं गति का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है, तो याद रखेंगे यांत्रिकी। आप लोग ये बात याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो गति का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं तो यांत्रिकी में करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपका कह रहा है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। ये आपको बता है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि औसत चाल, याद रखेंगे औसत चाल बराबर, आपको केवल औसत ना लिखे केवल चाल लिखे तो चाल बराबर दूरी बटा के समय, दूरी बटा के समय। और यहाँ पे क्या कहा है दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर, मतलब एक कुल दूरी है और यहाँ पे कुल समय है तो कुल समय से कुल दूरी में भाग दे दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा एवरेज स्पीड, औसत चाल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप लोग चीजों को ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश है। सदिश अदिश मैंने आपको बता दिया कि सदिश में आप लोगों को दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है और अदिश में केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती है। तो याद रखेंगे दूरी आपकी अदिश राशि, चाल भी आपका अदिश है, समय भी आपकी अदिश है, लेकिन विस्थापन आपका सदिश है। विस्थापन वेग, ये जो चीज आप लोग देख रहे हैं विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये बहुत ज्यादा पूछता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कहा है दोस्तों कि 1 किलोमीटर प्रति आवर बराबर है कितने, यहाँ पे देखिएगा ये मात्रक को ध्यान रखिए, मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। आपको बता दिया 1 किलोमीटर पर आवर की बात किया है दोस्तों और इसको कहा है कि मीटर पर आप लोग सेकंड में बदल दीजिए दोस्तों। तो मैंने कहा है कि बड़ा से छोटा की तरफ जाना है, तो छोटा की तरफ जाना है तो मतलब हम लोग क्या करेंगे 5/18 से उस राशि में गुणा करेंगे। वह राशि क्या है दोस्तों 1 है और 1 गुणे 5/18 आप लोग करिएगा तो आपको क्या मिलेगा 5/18 आपको मीटर पर सेकंड मिलेगा और आपको यहाँ पे 5/18 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो किस तरह निकालते हैं, कैसे प्रश्न आपके बनते हैं, सबको देखिए और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी ये चीजें मिल जाए और उनको भी सीखने में मदद हो, साथ में मेरी भी मदद हो, अपना परिवार आगे बढ़े। आगे देखते हैं यदि विस्थापन शून्य है तो, यदि विस्थापन आपका शून्य हो रहा है तो तय की गई दूरी भी शून्य होगी, ऐसा कहा है दोस्तों। नहीं, आपको पता है ना कि अगर कोई वस्तु यहां से अगर यहां आ गई, बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कोई वस्तु यहां से आपका यहां पे आ गई, अगर ये वस्तु ध्यान दीजिएगा यहां से ऐसे जाके यहां आ रही है और पुनः ये वस्तु घूमते हुए यहां आ जा रही है तो विस्थापन तो शून्य ही होगा। लेकिन क्या आपको कहा है कि तय की गई दूरी भी शून्य होगी, नहीं, यहां से यहां की कोई दूरी होगी और यहां से यहां की भी कोई दूरी होगी, तो ये तो ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। वस्तु नहीं चली है ऐसा आप कह नहीं सकते, वेग अनंत होगा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई वस्तु है, जैसे कि मैं ही हूं,
अगर मान लीजिए मैं यहाँ से मेरा होम है और मैं यहाँ से मैं अपने स्कूल गया और स्कूल जाके पुनः यहाँ पे पुनः घर आ गया और मैं मुझसे पूछा गया कि आपका विस्थापन कितना है, तो मैं बोलूंगा मेरा विस्थापन तो 0 है, लेकिन मेरा जो दूरी है ना, जो मैंने दूरी तय किया है ना, वो बिल्कुल 0 नहीं तय किया है, कुछ ना कुछ मैंने दूरी तय की है। इस बात को याद रखेंगे। तो तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, बल्कि विस्थापन आपका शून्य हो सकता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है कि वेग समय ग्राफ में ढाल किसे दर्शाता है। आप लोगों को मैंने बता दिया कि देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया, इधर मैंने वेग लिया और इधर मैंने समय लिया। और जो एक ग्राफ है, ग्राफ मतलब ग्राफ घट रहा है, देखिएगा समय वेग समय ग्राफ में ढाल किसे दर्शाता है। जब इसमें कमी आ रही है, ढाल किसको दर्शाएगा, दूरी को, त्वरण को, चाल को, बल को नहीं दोस्तों, त्वरण को दर्शाएगा। आपको पता है कि वेग बराबर विस्थापन बटा के समय होता है, और जब आप लोगों को पता है कि समान समय में समान विस्थापन नहीं हुआ है, मतलब उसमें क्या हो रही है दोस्तों, उसके वेग में कमी हो रही है, और जब वेग में कमी हो रही है तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। और इसमें अगर मंदन भी रहता तो मंदन को भी हम सही कर लेते, क्योंकि इसमें ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हो रहा है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एसआई में त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मैंने आपको बता दिया, आप लोगों को मैंने बताया था कि ए बराबर भी माइनस क्यू अपॉन टी होता है, और वेग ए बराबर वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ए बराबर यम अपॉन यस इंटू के यस होता है, और आपको पता है यम इंटू यस का स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे समान चाल से वृत्त में घूमती वस्तु की गति कैसी होती है। मतलब वृत्त है भैया, इसका रास्ता वृत्ताकार है, और कोई वस्तु है समान चाल से चल रही है, मतलब एक ही समान चाल, मतलब उसकी स्पीड जो है ना वो नियत है, एक समान है, चाहे 2 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चले, चाहे 4 किलोमीटर, मतलब समान ही चाल से चल रही है। तो उसको क्या बोलेंगे, समान गति बोलेंगे, त्वरित गति बोलेंगे, और समान गति बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। सब लोग समान गति के साथ जाएंगे, लेकिन इसका समान गति नहीं सही होगा, और ये काफी चर्चाओं में प्रश्न रहा है, तो त्वरित गति इसका एग्जाम्पल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, दूरी कभी भी किससे कम नहीं हो सकती है, ये आपको बताना है। तो दूरी, आपको मैंने बताया कि दूरी और विस्थापन में काफी लफड़ा होता है, और ये बात याद रखिएगा, दूरी है और ये आपका विस्थापन है। तो कभी भी दूरी जो होगी ना वो बड़ी होगी, किससे दोस्तों, विस्थापन से। विस्थापन आपका शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, दूरी के बराबर भी हो सकता है, लेकिन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, और दूरी से विस्थापन से बड़ा दूरी हो सकती है। इस बात को याद रखेंगे। तो दूरी कभी भी किससे कम नहीं हो सकती, तो विस्थापन से कम नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, विराम अवस्था में किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ कैसा होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो विराम अवस्था मतलब ठहरी हुई अवस्था में कोई वस्तु है और उसका वेग समय ग्राफ कैसा होगा। जब आप लोग ग्राफ ऐसे पढ़ रहे होंगे तो वहां पे ऐसे सीधी रेखा में आप लोग देखे होंगे, तब आपको मिला होगा एक्स अक्ष के समांतर अगर कोई वस्तु है ना, तो उसका क्या होगा दोस्तों, वो विराम अवस्था में वस्तु होगी। कैसी अवस्था में होगी, विराम अवस्था में होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं, गति के प्रथम समीकरण के अनुसार गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस के at होता है। यह पहला समीकरण है और यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग आगे देखिएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर गति का दूसरा समीकरण है, और गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2a। सबको याद रखिए। आगे देखते हैं, ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मैंने बता दिया था पहले, देखिएगा जितना मैंने छोटा सा एक आपको पॉइंट लाया ना, उसी में आप लोग चीजों को कवर कर लिए, क्योंकि देखिए जो भी प्रश्न है ना वहां से कुछ अलग नहीं बनाया है। और मैंने आपको बताया कि ऋणात्मक त्वरण किसे बोलते हैं, तो मंदन को बोलते हैं। याद रखेंगे, माइनस ए से इसको दर्शाते हैं,
और बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब कोई वस्तु चलती है, समान चाल से चले या असमान चाल से चले और उसके वेग में परिवर्तन हो, वेग घटे, तो उसी को मंदन बोलते हैं या ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन मतलब वेग घटे, परिवर्तन ही ना हो, प्लस वाला मैटर ना हो, धन वाला ना हो, माइनस वाला हो, तो उसी को मंदन। 13 नंबर की बात करेंगे। 13 नंबर कह रहा है कि 90 किलोमीटर आवर की 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी, बदलना है, कन्वर्ट करना है। 90 है और इसको मीटर पर सेकंड में करना है, 5/18 से करेंगे। 18 पचे के 90 होगा, 5 पचा के 25 होगा, ये मीटर प्रति सेकंड में। तो याद रखेंगे 25 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैंने अभी आपको बताया भी था कि ऐसे इसको हम लोग बदलते हैं। आगे देखते हैं, दूरी समय ग्राफ की ढाल होती है, क्या होती है आपको बताना है कि जब दूरी समय ग्राफ आप लोग खींचेंगे और आप लोग ऐसे करेंगे, इधर दूरी करेंगे, इधर आप लोग समय करेंगे और इसकी जब ढाल आप लोग करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूरी समय ग्राफ जो होता है वह ढाल देती है, तो वेग का उससे हम निर्धारण करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि u बराबर 0, a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t बराबर 5 सेकंड, तो v बराबर ज्ञात करना है। तो ये आपको पता है v बराबर u प्लस के 80, बिल्कुल। और आपको पता है कि v बराबर u प्लस के 80 होता है और v का मान आपको बताना है। u बराबर आपका 0 है, a का मान आपका 2 है और t का मान आपका 5 सेकंड है। तो v का मान आपका 5 गुना के 10 मीटर पर सेकंड होगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे, v का मान आपका 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा ऐसे ही प्रश्न बनेगा, बहुत हार्ड प्रश्न आपका नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरह आप चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक कार, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना कि जो आपकी, याद रखेंगे, एक कार है ना, वह 3 घंटे में 180 किलोमीटर जाती है, तो औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल, औसत चाल आप लोगों को मैंने बताया था दोस्तों कि अगर आपको औसत चाल पूछे ना, तो याद रखेंगे कुल दूरी, कुल दूरी और बटा के कुल समय आप लोग याद रखिएगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा के प्यारे कुल समय। और आपको पता है कि कुल दूरी आपका 180 किलोमीटर है और यहाँ पे आपको पता है टाइम आपका 3 घंटे का है, तो 180 और बटा के 3, 3 छक्का 18, आपका 60 किलोमीटर पर आवर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह हम चीजों को निकालेंगे। चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं, 17 नंबर की बात करते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि आपका v माइनस यू अपान टी किसका सूत्र है? और आपको पता है कि यह किसका है दोस्तों, त्वरण का। वेग में परिवर्तन बटा के समय, और आपको पता है कि वेग में परिवर्तन मतलब होता है अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग और बटा के आपका समय, और ये सूत्र होता है आपका ए का, और बिल्कुल इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2a। यस, इसका जो तृतीय समीकरण होता है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब फिर हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदल दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके कई बार, आपको जो पिछले बार का सुपर टेट देखिएगा वहां पे ऐसे प्रश्न लिया गया था। तो आपका 20 मीटर पर सेकंड है और इसको बड़े में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है बड़े में, तो 18/5 हो जाएगा। बिल्कुल 5 से 20 कटेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा और 18 चौका आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। और ये बड़ा में बदलना है तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे
72 मीटर पर सेकंड, ये वाला नहीं होगा दोस्तों, आपका 72 किलोमीटर पर आवर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग मात्रक को भी ध्यान में रखिएगा, ये छोटे से बड़े में बदलना है, छोटे से बड़े में, ये 18/5 को गुणा करिएगा तब यह मीटर पर सेकंड से आपका किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा, और यही आपका किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि एक समान वृत्ति गति में क्या नियत रहता है, और आपको पता भी है कि एक समान वृत्ति गति जब होती है तब नियत क्या होता है, तो आपका जो वेग होता है, चाल होता है, त्वरण होता है, चाल होती है। याद रखेंगे, जब एक समान वृत्ति गति में क्या नियत रहता है तो चाल जो होती है वो नियत होती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो आपका u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड और t बराबर 10 सेकेंड, तो त्वरण आपको ज्ञात करना है, यही आपको बताना है। तो इसको आप लोग कैसे याद करेंगे, v बराबर u प्लस के 80, ऐसे आप लोग त्वरण को निकालेंगे और इसमें मान को पुटअप करेंगे। अब देखिएगा, v का मान आपका 30 है, u का मान आपका 10 है और प्लस a का मान आपका पूछ रहा है और t का मान आपका 10 है। चलिए यहाँ पे 30 करते हैं और बराबर यहाँ पे 10a होगा, 10 प्लस के 10a होगा, और यहाँ पे ये 30 है, इधर ये प्लस इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10a, और 30 में से 10 घटाएंगे आपका 20 बराबर 10a, और a बराबर यहाँ से 0 0 काट देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 आपका मीटर पर के सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह हम लोग इसको पुटअप करेंगे, सवाल को लगाएंगे, केवल आपको सूत्र पता होगा ना, और सूत्र में मान को रखते जाएंगे ना, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करिएगा। प्रश्न आपको थोड़ा हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल आप तरीके से सीखेंगे तो आप सीख लेंगे। चलिए, वेग समय ग्राफ में वक्र ऊपर की ओर हो तो क्या होता है दोस्तों, तो ऊपर की ओर हो तो त्वरण तो होगा, लेकिन उसमें धनात्मक त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। वेग समय ग्राफ में वेग जब ऊपर की तरफ, मतलब कि चाल उसकी बढ़ रही हो, याद रखेंगे, और जब ऐसा होता है तो उसमें धनात्मक त्वरण होता है, और ऋणात्मक त्वरण कब होता है, जब मंदन होता है। वेग समय ग्राफ में वक्र नीचे की तरफ जब होना तब मंदन होता है। आगे देखते हैं, 23 नंबर की बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 23 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना कि 5 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय करने वाली वस्तु की चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा के समय, और याद रखेंगे ये समय क्या है दोस्तों, 5 सेकंड है, और दूरी आपकी 100 मीटर है, और 5 से काटेंगे आपके 20 मीटर पर सेकंड होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप चीजों को ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं, विस्थापन हो सकता है, आप लोगों को मैंने बताया है कि आपका जो विस्थापन हो सकता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये बात को आप लोग याद रखेंगे। विस्थापन कभी भी दूरी से छोटा भी हो सकता है, दूरी के बराबर भी हो सकता है। बराबर कैसे होगा, देखिए ना, अगर आपसे कहेगा कोई वस्तु ए है और ये वस्तु यहां से चल चल के यहां पहुंच गई, आपसे पूछेगा कि दूरी क्या होगी, आपसे पूछेगा कि विस्थापन क्या होगा, तो इस स्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों सेम होंगे, मतलब दूरी और विस्थापन सेम हो सकते हैं। तो लेकिन आप लोगों से यह भी प्रश्न बनेगा कि जो दूरी होगी वो विस्थापन से कभी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन विस्थापन कभी जो दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है, बात को याद रखेंगे। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, 25 नंबर की बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, यस बराबर यूटी प्लस के हाफ एटी स्क्वायर, याद रखेंगे, में हाफ एटी स्क्वायर क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। हाफ एटी का स्क्वायर जो है ना दोस्तों, यह क्या दर्शाता है, यहाँ पे प्रारंभिक दूरी को दर्शाता है। नहीं, ए का मतलब त्वरण होता है, ये याद रखना, और टी का मतलब आपका समय होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अंतिम वेग, औसत चाल, ऐसा कुछ नहीं दर्शाता, त्वरण के कारण तय की गई दूरी को दर्शाता है। याद रखेंगे, त्वरण के कारण तय की गई दूरी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग प्रश्न को देखकर ही बता देंगे कि इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पे 26 नंबर की बात करते हैं कि आपका
ये 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 108 किलोमीटर पर आवर को आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में। 108 है और मीटर पर सेकंड में तो 5/18 होगा। 18 छक्का 108, 6 पच्चे 30, आपका मीटर पर सेकंड आपका 30 वाला सही होगा। ये मीटर पर सेकंड रख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि यदि समय दोगुना और चाल आधी हो जाए तो दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। ये देखिएगा, समय आपका 2 गुना हो जाए और चाल आपकी आधी हो जाए तो ये आपको याद रखेंगे ना, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। दूरी बटा के समय होता है। और यहाँ पे कहा है दूरी बराबर क्या होगा, बिल्कुल आप लोग ऐसे याद रखेंगे, दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणा के समय। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा के समय। अब देखिए क्या है, यदि समय 2 गुना हो जाए, मतलब कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 गुणे टी, याद रखेंगे 2 गुणे टी मतलब 2 समय हो गया। और चाल आधी हो जाए, याद रखेंगे यहाँ पे कहा है दोस्तों कि यदि समय 2 गुना हो जाए, समय 2 गुना हो जाए और चाल आधी हो जाए, मतलब इसको ऐसे ना क्यों ना हम लोग याद रख लें, इसको ऐसे याद रखें कि चाल बराबर दूरी बटा के समय, ऐसे हम लोग इसको याद रखें तो अच्छा रहेगा। मतलब यहाँ पे कहा है कि समय 2 गुना हो जाए, समय यहाँ पे 2 गुना हो गया। चलिए, और यहाँ पे कहा दोस्तों कि चाल आधी हो जाए, चलिए चाल आधी हो गई, ठीक है। अब इसको ऐसे गुणा करा दीजिए। यहाँ पे कहा दिया दोस्तों कि 2 दूरी बराबर चाल गुणा के समय, चाल गुणा के समय। यहाँ पे 2 है, 2 से 2 खत्म हो गया, अब होगा दूरी बराबर चाल गुणा के समय। बात बराबर है, समान रहेगा बिल्कुल। यदि समय 2 गुना और चाल आधी हो जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब कुछ क्या रहेगा दोस्तों, समान रहेगा। क्योंकि आप लोग कर क्या रहे हो, देखो ना, समय को आप दुगुना कर रहे हो, समय को दुगुना कर रहे हो और चाल को आधा कर रहे हो। तो जब समय को बढ़ा रहे हो, चाल को आधा कर रहे हो, तो दोनों बातें सेम हो जा रही है दोस्तों। तो जब सेम हो जा रही है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखेंगे समान रहेगा उसका। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 28 नंबर की बात करेंगे। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गति के समीकरण किस गति के लिए मान्य है, आपको बताना होगा कि जो गति के समीकरण है v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as, गति के समीकरण किस गति के लिए मान्य है, तो किसी भी गति के लिए, केवल वृत्तीय गति के लिए, एक समान त्वरित सरल रेखा गति के लिए मान्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको ध्यान रखिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं, 29 नंबर की बात करते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 29 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक समान वस्तु 2 सेकंड में 100 मीटर, अगले 2 सेकंड में 10 मीटर चलती है तो गति क्या होगी, आपको यही बताना है दोस्तों, ठीक है। अगर कोई वस्तु है 2 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, पहले 2 सेकंड में 10 मीटर की दूरी उन्होंने तय कर लिया और अगले 2 सेकंड में, अगले सेकंड में 10 मीटर चलती है, इसमें भी 10 मीटर चल रही है, तो मतलब वो क्या चल रही है दोस्तों, समान उसकी गति क्या है दोस्तों, समान गति है। मतलब कि वह समान समय में समान दूरी तय कर रही है। और जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, एक समान गति बोलेंगे या समान गति बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला ये 30 नंबर प्रश्न है कि VT ग्राफ में x अक्ष के समांतर रेखा क्या दर्शाती है, तो याद रखेंगे जब आप लोग ग्राफ ऐसे खींचेंगे, यहाँ पे VT का मतलब वेग हो गया और यहाँ पे मतलब T का मतलब आपका समय हो गया, और यहाँ पे आपका x अक्षिज, यहाँ पे आपका y अक्षिज, और x अक्ष के समांतर रेखा क्या दर्शाती है, मैंने आपको बता दिया, शून्य त्वरण को दर्शाएगी। याद रखेंगे जब कोई वस्तु ठहरी हुई या विराम अवस्था में होती है तो जब वह चाल उस चाल में परिवर्तन ही नहीं होगा तो याद रखेंगे उसका त्वरण आपका शून्य होगा। याद रखेंगे 2 कंडीशन में त्वरण शून्य होता है, एक समान चाल से जब वस्तु गति कर रही होती है तभी भी त्वरण शून्य होगा, और यदि विराम अवस्था में कोई वस्तु है तभी भी उसका त्वरण शून्य होगा। दोनों चीज आप लोग याद रखेंगे, दोनों कंडीशन याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दूरी अदिश है क्योंकि आपको बताना है दूरी अदिश है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको भी ध्यान रखिए।
चलिए, आपको पता है कि जब दिशा और परिणाम दोनों हो तो वह सदिश कहलाएगी, और केवल आपका परिमाण हो, दिशा न हो, तो उसको आप लोग क्या बोलिएगा, अदिश राशि बोलिएगा। यहाँ पे देखिएगा रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जो कोई रेलगाड़ी है उसकी चाल कितना है, 254 किलोमीटर पर आवर है, और 10 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, ये आपको बताना है। तो ऐसे आप लोग कैसे याद रखेंगे, यहां से एक सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटा के समय, और यहां से आप लोग निकालेंगे दूरी बराबर होगा चाल गुणा के समय, लेकिन यहाँ पे देखिएगा इसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे समय 10 सेकंड है, या तो इसको भी आवर में बदल दीजिए और या तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। चलिए इसको पहले मीटर सेकंड में बदलते हैं। 54 गुणे क्या होगा, 5 बटा के 18, 18 तिहाई के 54 और 5 तिहाई के 15 मीटर पर सेकंड, और आपको पता है 15 मीटर पर सेकंड मिल गया, यहाँ पे 10 मिल गया, और इसका मान 150 मीटर हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे, दूरी इसकी 150 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे आप लोग इसको निकालिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा पॉइंट है जो गलत है, ये आपको बताना है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, बात तो सही है। यहाँ पे देखेगा चाल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी बात सही है। यहाँ पे देखेगा वेग ऋणात्मक हो सकता है, ये भी बात सही है। वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, जब कोई वस्तु अचानक पीछे की तरफ आने लगे तो वेग उसका ऋणात्मक होगा, बिल्कुल। यहाँ पे देखिएगा दूरी स्मॉलर देन विस्थापन, नहीं दोस्तों, दूरी जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, मतलब बराबर भी हो सकती है, ये बात याद रखेंगे। यही आपका गलत है, क्योंकि दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं होती है। ये बराबर हो सकती, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यही आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं कि एक समान गति में त्वरण क्या होता है। जब कोई वस्तु समान गति करे तब भी त्वरण शून्य होगा, या कोई वस्तु विराम अवस्था में हो, याद रखेंगे जो उसका प्रारंभिक वेग u 0 हो तभी भी उसका त्वरण क्या होगा दोस्तों, त्वरण उसका शून्य होगा। ये बात याद रखेंगे, दोनों कंडीशन में आपके त्वरण शून्य होते हैं, एक समान गति जब कोई वस्तु कर रही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको ध्यान रखिए। चलिए 35 नंबर पर प्रश्न ये कह रहा है कि u बराबर 0 से चलकर 4 सेकंड में 16 मीटर दूरी कोई वस्तु तय करती है, तो इसका त्वरण आपको ज्ञात करना है। अब देखिएगा u का मान क्या दिया दोस्तों, 0 दिया, यहाँ पे t का मान क्या दिया, 4 सेकंड दिया, विस्थापन आपका 16 मीटर, यश का मान आपका 16 दिया, और यहाँ पे त्वरण आपका ज्ञात करना है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए यश बराबर, याद रखेंगे यश बराबर ut प्लस के हाफ एटी का स्क्वायर का जो सूत्र है गति का, इसी में आप लोग पुट करेंगे। यहाँ पे यश का मान आपका क्या है दोस्तों, 16 है, u का मान आपका क्या है, 0 है। जब u का मान 0 हो गया तो t का मान आपका 4 है, और जब किसी भी राशि में 0 का गुणनफल 0 का गुणा करते हैं तो गुणनफल हमें 0 प्राप्त होता है। t का मान हम पुट नहीं करेंगे, और प्लस 1/2, और a का मान आपका निकालना ही है, और इनटू t का मान आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब देखिएगा 16 बराबर 1/2 a इनटू यहाँ पे 4 में 4 बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बुला लेते हैं 2 8 के 16, यहाँ पे 8 कर लीजिए, यहाँ पे 16 बराबर आपका 8a हो जाएगा, a बराबर 16/8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 गुना 16 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर की बात करते हैं। वेग की दिशा बदलने पर भी चाल समान रह सकती है। उदाहरण है किसी चीज का, अगर आप लोग वेग की दिशा बदल रहे हैं और चाल समान है तो यह उदाहरण है एक समान विकृति गति का। एक समान विकृति गति कोई वस्तु कर रही होती है तो उसमें अभिकेंद्रित त्वरण भी होता है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, अगर उसकी एक समान चाल है उसका जो वेग की दिशा है वो बदलती रहती है। ये भी बात आपको याद रखिएगा। मैं आपको पहले बताया है कि एक समान विकृति गति करती हुई वस्तु
की समान चाल तो होती है, लेकिन वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है। और आपको एक बात बताएं कि ऐसी गति करती हुई वस्तु के अंदर जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको अभिकेंद्रित त्वरण बोलते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं dt ग्राफ में वक्र नीचे की ओर झुक रहा है, आप लोगों को पता है यहाँ पे x अक्ष, यहाँ पे y अक्ष, यहाँ पे t, यहाँ पे d। और यहाँ पे जब ग्राफ नीचे की ओर झुक रहा है तो क्या होगा, गति बढ़ रही है ऐसा नहीं होगा दोस्तों, समान गति है नहीं होगा दोस्तों, विराम होगा नहीं, गति क्या होगी, गति घट रही है, इसलिए वेग का स्तर ग्राफ नीचे गिर रहा है। ये बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि 2 मिनट में 3.6 किलोमीटर दूरी तय कर रही है कोई वस्तु, तो औसत चाल ज्ञात करनी है। और आपको पता है कि एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटा के दोस्तों कुल समय, कुल दूरी बटा के कुल समय। और आपको पता है कि कुल दूरी कितनी है दोस्तों, याद रखेंगे कि 3.6 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे किलोमीटर है, इसको मीटर में बदल देना है। मीटर में बदलने के लिए 3.6 में आप लोग गुणा करिएगा किसका दोस्तों, 1000 का, और 1000 का गुणा करेंगे 1 घट जाएगा, यहाँ पे 3600 मीटर हो जाएगा, याद रखेंगे। और ये भी आपका मिनट में है तो आप इसको किसमें बदल दीजिए, सेकंड में बदल दीजिए। यहाँ पे 2 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 2 मिनट में कितना होगा, 60 गुणे के 2 बराबर 120 सेकंड होगा। अब मान रखिए कुल दूरी कितनी हो गई दोस्तों, 3600 मीटर हो गई, और यहाँ पे मिनट कितना हो गया, समय आपका 120 हो गया, 0 से 0 काट दीजिए, 12 यहाँ 36 कर दीजिए, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये आपका 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह आप लोग सवाल को लगाइएगा। सवाल छोटे जरूर हैं, लेकिन आप लोग अपने टेक्निक का प्रयोग नहीं करिएगा तो आप लोग सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, गति के समीकरण किसने दिया था। बिल्कुल मैंने आपको बताया कि गति के समीकरण देने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम गैलीलियो है। गैलीलियो के द्वारा गति का समीकरण प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं किसी वस्तु का वेग 4 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये बात आपको बताना होगा। मैंने आपको बताया कि गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। जो गतिज ऊर्जा होती है ना, ये वेग के, याद रखेंगे, ये लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, वेग के वर्ग के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है या आपका अनुक्रमानुपाती होती है। इसको कैसे आप लोग याद करिएगा, ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिएगा किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिए तो वेग होता है, वेग जो होता है गतिज ऊर्जा जो होती है ना, वो वेग के वर्ग के समानुपाती है। गतिज ऊर्जा को के से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है 1/2 लंबी का स्क्वायर। और आपको पता है कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कि जो ये आपका के ई का मान कितना हो रहा है, दोस्तों 4 हो रहा है, और इसका स्क्वायर हम यहाँ कर रहे हैं, वर्ग के समानुपाती होती है, तो के ई बराबर 4 का स्क्वायर होगा, तब बराबर होगा, तो के ई बराबर क्या हो जाएगा, 16। मतलब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह आप चीज को ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, ऋणात्मक विस्थापन का अर्थ क्या होता है। ऋणात्मक विस्थापन आप लोगों को पता है, धनात्मक विस्थापन मतलब वस्तु आगे जा रही है, ऋणात्मक विस्थापन मतलब वस्तु अपने जो विस्थापित हो रही है उसी में ऋणात्मक पीछे आ रही है। वस्तु तो पीछे गई है, बिल्कुल गई है, यही आपका सही भी हो जाएगा। वस्तु रुकी है ऐसा कुछ नहीं है, दूरी ऋणात्मक ऐसा नहीं है, समय ऋणात्मक नहीं, वस्तु पीछे की तरफ गई है, इसी को ऋणात्मक विस्थापन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाने वाली बस के मीटर पर सेकंड में चाल आपको ज्ञात करना है। 60 किलोमीटर जाइए है दोस्तों, 60 हो गया और 5/18 कर दीजिए, ये बात आप लोग याद रखिए। अब देखिए कुछ काटने वाला है तो काट दीजिए, 3 × 6 = 18 हो गया, और इसको काटिए 3 × 2 = 6, यहाँ पे 20 हो गया। 2 से काटिए, 2 × 3 = 6 हो गया, और 2 से काटिए 10 हो गया, ये 10 × 5 = 50 हो गया, और नीचे हो गया 3, और मीटर पर सेकंड में इसका मान आ गया। यही आपका सही हो जाएगा, 50/3 यहाँ पे मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि त्वरण शून्य है पर वेग शून्य नहीं है, तो गति क्या होगी यही आपको बताना है। किसी वस्तु का त्वरण शून्य है, मतलब ए का मान शून्य है और वेग शून्य नहीं है,
वेग नॉट इक्वल टू शून्य, ये बात आप लोग याद रखेंगे। बराबर इसके मतलब जीरो के बराबर नहीं है, वेग कुछ है बढ़ता घटता रहा होगा। असंभव है, गति असंभव है, गति एक समान गति है, त्वरित गति है, वृत्तीय गति है। क्या होगा अगर त्वरण शून्य है और त्वरण शून्य है और वेग शून्य नहीं है तो मतलब वस्तु एक समान गति कर रही है, इस बात को याद रखेंगे। और एक समान गति करते ही वस्तु में त्वरण आपका शून्य होता है। और जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होता है ना, कोई विरामावस्था में कोई वस्तु होती है ना, तभी भी उसका त्वरण क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। यू का मान शून्य है तो आप लोगों को पता होगा कि यू का मान भी आपका शून्य ही होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि वह विरामावस्था से कोई वस्तु चलती है। तो जब विरामावस्था में कोई वस्तु होगी मतलब उसका जो कोई भी चाल नहीं होगा, कोई भी वेग नहीं होगा, तो त्वरण उसमें उत्पन्न ही नहीं होगा। तो त्वरण का मान क्या होगा, जीरो होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s गति का तीसरा समीकरण है, किससे संबंधित होता है, तो वेग और दूरी का निर्धारण किया जाता है इससे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे आगे देखते हैं, यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि एक लड़का 10 मीटर पूर्व फिर 10 मीटर पश्चिम हो जाता है, तो विस्थापन आपको ज्ञात करना है। देखिएगा इसके लिए सबसे पहले आपका दिशा ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पे आपका ऊपर उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, और इधर आपका पूर्व होता है, और इधर आपका पश्चिम होता है। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे मूल बिंदु से लड़का को हम चलाएंगे और लड़का सबसे पहले 10 मीटर पूर्व जाएगा। 10 मीटर पूर्व मतलब इधर देखिए 10 मीटर पूर्व, यहाँ पे आ गया लड़का, यहाँ पे मैंने 10 मीटर पूर्व ला दिया। फिर कह रहा है कि 10 मीटर पश्चिम हो जाता है, 10 मीटर पुनः हुआ पश्चिम, मतलब पूर्व 10 मीटर गया और पुनः हुआ अपने ही पॉइंट पे आ गया। अब कह रहा है कि विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन इसका जीरो होगा। ये बात याद रखना, ये बात को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगर यही कहता कि विस्थापन आपका पूछ रहा है जीरो, अगर कहता कि कुल दूरी ज्ञात कीजिए कि बच्चा ने कितना दूरी तय किया है, तो 10 मीटर पूर्व गया और 10 मीटर पश्चिम आया, मतलब वह 20 मीटर की दूरी तय किया, लेकिन विस्थापन उन्होंने जीरो तय किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिएगा इधर मैंने एक आपको ग्राफ ले लिया, इधर आपका समय और इधर दोस्तों आपका चाल, और यही कह रहा है ये एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष। कह रहा है कि चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे मान लो चाल है, इधर कहीं कुछ समय है, ग्राफ इधर कुछ बना, ऐसे कुछ बना है। तो जब बना है तो इसको इसको क्या बोलते हैं, चाल समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है, इससे निकल कर आता है दोस्तों दूरी। क्या आता है दोस्तों, दूरी, क्योंकि आपको पता है कि दूरी बराबर चाल गुणता के समय होता है। आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणता के समय, ऐसे हम पहचान करते हैं। समय और चाल दोनों दिया तो इससे निकल कर आएगा दूरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 47 नंबर की बात करते हैं। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि ए ग्रेटर देन जीरो और बी स्मॉलर देन जीरो, तो वस्तु क्या होगी। मतलब ये है कि त्वरण आपका बढ़ रहा है, त्वरण आपका बढ़ रहा है, मतलब आपका त्वरण बढ़ रहा है, तो गाड़ी को ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लग रहा है तो चाल उसकी कम हो रही है। चाल क्या हो रही है दोस्तों, चाल उस वस्तु की कम हो रही है, कहने का मतलब यही है। और यहाँ पे देखिएगा वेग क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है, और वेग घट रहा है, चाल कम हो रही है, बात सेम ही हो गई। तो याद रखेंगे धीमी हो रही है गति, वस्तु की गति क्या हो रही है जो दोस्तों, धीमी हो रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए एसआई पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है, बिल्कुल आपको पता है सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक समान त्वरित गति का उदाहरण क्या है, ये आपको बताना है। और एक समान त्वरित गति का उदाहरण आपसे पूछे ना, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, एक समान त्वरित गति का जो उदाहरण है ना, वो पंखा है कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। औसत वेग का सूत्र क्या होता है, 50 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप बताइएगा। औसत वेग, केवल वेग आप लोगों को मैंने बताया, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दोस्तों विस्थापन बटा के समय। और औसत शब्द आप लोग अगर लगा दीजिएगा तो औसत वेग बराबर
कुल विस्थापन और बटा के दोस्तों कुल समय, और आपको बिल्कुल पता है कुल विस्थापन बटा के कुल समय, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। साथ में आप लोगों को पता होना चाहिए कि विस्थापन का एक सूत्र ये भी होता है कि प्रारंभिक, याद रखेंगे, प्रारंभिक वेग और प्लस के अंतिम वेग और बटा के 2, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर सी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों आपका सही हो जाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में पूरे 50 प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।